कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द बे ऑफ लव। आज के वीडियो में हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बेसिकली 5 तरीकों से बताया है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है आपको अलग अलग बुक में ना और ज़्यादा कुछ तरीके मिले, फिर से कम तरीके मिले जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो सकता है। तो लेकिन मैंने जो मेजर है, ठीक है, वो मैंने निकाल दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब है हम देखेंगे। डिस्चार्ज होता किन तरीकों से वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। मेरे दिमाग में तो देखो इसका यही मतलब आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो पार्टीज रहती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उन लोग के बीच में एक लीगल रिलेशन बनता है ना। दोनों पार्टीज के पास किसी ना किसी तरीके का राइट रहता है एक दूसरे के अगेंस्ट। दोनों पार्टीज के ऊपर किसी ना किसी तरीके की ऑब्लिगेशंस रहती है। होता है ऐसा जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब उनके बीच में किसी तरीके का लीगल रिलेशन नहीं रहेगा। पार्टीज एक दूसरे के टुवर्ड्स ऑब्लाइज्ड नहीं रहेंगी। पार्टीज के पास एक दूसरे के अगेंस्ट किसी तरीके का राइट भी नहीं एग्जिस्ट करता। मतलब बीच का नाता रिश्ता खत्म हो चुका है पार्टीज के। चलिए 2 तरीके से सकते हैं। वैसे तो हम 5 तरीके पढ़ेंगे, लेकिन एकदम मेजर बताओ ना, एकदम ले मैन की भाषा में, तो पहला तरीका ये है, या तो पार्टी से मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसे फुलफिल कर दिया। सपोज आपको मुझसे बुक लेनी थी कोई, ठीक है, तो मैंने बोला कि 1000 रुपीज़ कर दूंगी, ठीक है, आप मुझे 1000 रुपीज़ देते, मैंने आपको बुक दे दी, खत्म। अब हम लोग के पीछे किसी भी तरीके का लीगल रिलेशन नहीं है ना, किसी भी तरीके का राइट नहीं है हम लोग के पास एक दूसरे के अगेंस्ट, खत्म हो गई है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या होता है कि सपोज मैं आपको बुक दे देती हूँ, आप मुझे पैसे नहीं देते, या वाइस वर्सा, आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपको बुक नहीं देती, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। तो ये मतलब ये बेसिकली कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। अब एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ये है इसका मतलब, अब खत्म हो गया है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात कही गई थी, वो दोनों पार्टीज अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दे। जैसे बुक लेने का अग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में, आप 1000 रुपये दे दो, मैं आपको बुक दे दूंगी, है ना। ऐसी कोई किताब है नहीं मेरे पास जो मैं 1000 रुपये में बेचूँ। मैं एग्जाम्पल दिए जा रही पिछले वीडियो से, है ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो अब ना परफॉर्मेंस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब इसमें एक्चुअली में हम लोग परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बुक वाला एग्जांपल दिया, मतलब ये एकदम नॉर्मल तरीका है डिस्चार्ज करने का कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसीलिए ही बनता है कि मतलब दोनों पार्टीज अपना अपना जो ऑब्लिगेशन है, अपने अपने हिस्से का जो है अपना पार्ट अपना रोल पूरा प्ले कर दे, ठीक है। दोनों पार्टीज खत्म, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल यही है। दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे हम लोग ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक पार्टी रहती है, ठीक है, जैसे मैं आपको सपोज एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, पार्टीज के बीच अग्रीमेंट हुआ शुगर केन सप्लाई करने का, ठीक है। शुगर केन सप्लाई करने का एग्रीमेंट है। एक पार्टी एंटर करती है, बोलती है कि आप मुझे जो है 2000 रुपीज़ में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी रहता है शुगर केन सप्लाई करूंगा। मना कर देती हो पार्टी, वो शुगर केन ला रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, हम शुगर केन की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब वो बेचारा अपना पार्ट पूरा प्ले करने की कोशिश कर रहा है, कहीं से भी चूक नहीं छोड़ रहा। लेकिन यहाँ पे जो पार्टी है, ठीक है, जो प्रॉमिसी है ना, वो उसके उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। वो शुगर केन मान लो लेना ही नहीं चाहती। या हमारा बुक वाला एग्जांपल ले लो, है ना, आप मुझे पैसे देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना ही दे रही हूँ, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब जो आपको नुकसान होगा, है ना, ये तो गलती मेरी हुई ना, मैं नहीं ले रही, आप थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आप तो देने को राजी हैं। तो अब मेरी वजह से आपका कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कंपनसेशन मैं दूंगी, ठीक है। आप अब आपको अपना कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करी, मैंने लिया नहीं, ठीक है। अब आप एकदम आज़ाद हैं कॉन्ट्रैक्ट से, और अब आपके पास राइट आ जाता है कि आप मेरे को सू कर सकते हो, ठीक है। आप क्यों सू कर सकते हैं मुझे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस वजह से आप मुझे सू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इस चीज़ का राइट आ चुका है। तो हमारे कुछ कंडीशन है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के। सबसे पहली चीज़ कि बिना किसी कंडीशन के परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे सपोज आप मुझे, जैसे शुगर केन का हमने एग्जांपल लिया, शुगर केन का एग्जांपल लिया, अब वो शुगर केन सप्लाई करे, उसके साथ कोई कंडीशन ना लगा दे, ठीक है। वो कहेगा कि मैं डिलीवरी का इतना और लूँगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन खुद से और प्राइसेस बढ़ा रहा है। तो
सामने वाली पार्टी क्यों लेगी, है ना। और प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या होता है, वो हर केस का अलग अलग रहता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, और आंसर लिखने के लिए तो है ही। ये हो गया हमारा पहला तरीका बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आता है अगला तरीका बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी सुनते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे ही सपोज क्या होता है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप मुझे 1000 रुपीज़ सप्लाई करेंगे तो मैं आपको बुक दूंगी। अब आप 1000 रुपीज़ सप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना, तो अब मैं भी अपने फ्री हो गई अपनी ऑब्लिगेशन से। अब जब आप अपना पार्ट पूरा नहीं कर रहे हो, आप 1000 रुपीज़ नहीं दे रहे, तो जो मेरी ऑब्लिगेशन है आपको बुक देना, मैं उससे फ्री हो गई। अब मैं आपको किताब दे दूंगी। फिर चलो देखो, सामने वाली पार्टी जो रहती है ऑब्लिगेशन से फ्री तो होती ही है, डेफिनेटली होती है, लेकिन एक और चीज, एक और राइट आ जाता है मेरे पास, आपको सू करने का राइट आ जाता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो पार्टी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ती, मतलब जिस पार्टी की वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसके साथ दो चीजें होती है। पहली चीज तो ये होगी कि अब उसके ऊपर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी चीज ये होगी कि अब उसके पास सू करने का राइट आ जाता है उस पार्टी के अगेंस्ट जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रही है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्चुअल और एक होता है एंटिसिपेटरी। एक्चुअल मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एक तारीख आपने फिक्स कर रखी है, ठीक है। आपने तारीख फिक्स कर रखी है कि इस तारीख को जो है आपको शुगर केन सपोज सप्लाई करना है, ठीक है। अब उस तारीख को आप शुगर केन नहीं सप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रेजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दिन तय किया गया था, ड्यू डेट पे उस चीज की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। सपोज मैं 15 मार्च की वीडियो बना रही हूँ, तो 15 मार्च को, है ना, अगर अग्रीमेंट हुआ है, मतलब 15 मार्च को तय हुआ था कि शुगर केन सप्लाई किया जाएगा, और 15 मार्च को अगर शुगर केन नहीं आता है ना, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यही दिन तय हुआ था और इस दिन नहीं आया, तो क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल दो क्या, पहले आप एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो, फिर दूंगी, फिर समझ आ जाएगा। देखो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अभी इलस्ट्रेशन देती हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ है कि हमारे बीच में और आपके बीच में, मतलब ये जो शुगर केन का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अग्रीमेंट हुआ है कि शुगर केन जो है वो 10 अप्रैल को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आज मान लो 15 मार्च है। अब क्या होता है, वो इंसान जिसको शुगर केन सप्लाई करना था, वो 20 मार्च को ही फोन करके कह देता है कि मैं 10 अप्रैल को शुगर केन सप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो अभी जो तारीख तय करी गई थी वो तारीख तो आई नहीं, है ना, लेकिन उससे पहले ही उस पार्टी ने मना कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो ड्यू डेट तय किया गया था उस दिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन एंटीसिपेटरी क्या, अभी जो तारीख है, ठीक है, जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाली थी, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ 10 अप्रैल को परफॉर्मेंस होने वाली थी, है ना। 10 अप्रैल को मतलब जो था कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था, लेकिन वो इंसान पहले ही फोन करके मतलब पहले ही मना कर देता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं इसे पूरा नहीं करूंगा, तो क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अभी और समझ आएगा आपको, घबराओ मत, ठीक है। इतना भी कुछ तोप नहीं है कि अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, सुनो और समझ आएगा। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जा सकता है, और अच्छा एग्जांपल दूंगी मैं, परेशान मत होना। अब इसमें पार्टी के पास दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये होगा, देखो ये पूरा का पूरा पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मेरी आपसे अग्रीमेंट हुई, आप शुगर केन सप्लाई करने वाले थे, ठीक है। अब आप मुझे 20 मार्च को मना कर देते हो कि आप 10 अप्रैल को शुगर केन सप्लाई नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो अब या तो मैं ऐसा करूं कि मैं मान लूं कि चलो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है डिस्चार्ज हो चुका है, या तो मैं ये मान के चलूं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अलाइव है। तो चलो पहली सिचुएशन देखते हैं, जहां पे मैं ये मान के चलूं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रिसाइन कर दूंगी, तुरंत खत्म कर दूंगी, ठीक है। और आपके अगेंस्ट में तुरंत लीगल एक्शन ले लूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपके अगेंस्ट तुरंत लीगल एक्शन ले लूंगी। क्लियर। ये हो गया हमारा, अगर मैंने मान लिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने मान लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है, मैं वेट नहीं कर रही 10 अप्रैल का,
मैं क्या करूँ, आपने मुझे 20 मार्च को बताया, मैं 10 अप्रैल से पहले ही क्या कर रही हूँ, मैं मान ले रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है डिस्चार्ज हो चुका है, मैं 10 अप्रैल से पहले ही कोर्ट में पहुंच गई। ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, इससे रिलेटेड आपको एक केस लॉ भी बता सकती हूँ। ऐसे से ही फैक्ट है जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला ऑप्शन बचता है मेरे पास। ठीक है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब आपने मुझे फोन करके बता दिया, ठीक है, कि आप जो है 10 अप्रैल को नहीं देंगे शुगर केन। तो अब मैं क्या करूंगी, जो दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचता है, मैं 10 अप्रैल का वेट करूंगी। मतलब मैं ये मान के चलूंगी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड है, चल रहा है अभी कॉन्ट्रैक्ट। मैं इंतजार करूंगी 10 अप्रैल का, क्योंकि 10 अप्रैल को अगर नहीं आपने सप्लाई किया शुगर केन तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी। दोनों ही सही है। ठीक है, दो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास यही ऑप्शन है, मेरे पास वही ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। लॉ में ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में कि तुरंत जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो जाता है, नहीं। यहाँ पे पार्टी का पूरा मतलब डिस्क्रिशन है, पार्टी की मनमर्जी है। या तो मान के चले कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, या फिर मान के चले कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी भी अलाइव है, उसके ऊपर है। लेकिन भलाई इसी में होगी अगर पार्टी जो है वो ये समझे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों, बल्कि आप ही को खुद समझ आ जाएगा क्यों। पता है क्या, जो ये बीच बीच में केस लॉ स्क्रीन पे आ रहा है ना, प्लीज पॉज करके पढ़ लेना। मैं उसे एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रही कहीं पे, क्योंकि मैं सेम से एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, और मैं चाहती नहीं हूँ कि केस लॉ को मतलब मिस हो आपसे और आप एमसीक्यू वगैरह में अटक जाओ कहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान देते रहना। वैसे तो मैं सेम सा ही बताती हूँ, समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये मैं मेक श्योर करके चलती हूँ। तो चलो अब मैं बताती हूँ क्यों पार्टी को ऐसा क्यों करना चाहिए। देखो, अगर पार्टी जो है वो ये मान के चल रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलाइव है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं समझा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ से ऑपरेटिव मानेगी। ठीक है, लॉ भी वही मानेगी जो पार्टी मान रही है, लॉ से क्या ऑपरेटिव मानेगी, है ना। और तब तक मतलब दोनों पार्टीज के बेनिफिट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलाइव रहेगा। लेकिन मान लो अब 10 अप्रैल तक की बात है, आपने 20 मार्च को मना कर दिया। अब उस बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से, ठीक है, उस बीच ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से शुगर केन का सप्लाई मतलब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया, मान लो जो मान लो मेरे पास मिल थी, है ना, मिल में आना था शुगर केन, अब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। या फिर मान लो कि जो ट्रांसपोर्टेशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बंद हो गए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो पा रहा है, इम्पॉसिबल हो चुका है, परफॉर्म हो पाना नामुमकिन हो चुका है, मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है। तो नामुमकिन ही समझना, बहुत मुश्किल नहीं है ना, तो अब नामुमकिन हो चुका है परफॉर्म होना। अब उसमें क्या होगा, उसमें मतलब अब मेरे पास कोई राइट नहीं, अब मैं सू नहीं कर सकती, है ना, ये गड़बड़ है। लेकिन अगर जिस तारीख को आपने मुझे 20 मार्च को फ़ोन करके मना किया था, मैं उसी तारीख को अगर एक्शन ले लेती तो मेरे पास राइट आ जाता, मैं आपको सू कर सकती थी, है ना। लेकिन अगर मैं एक्शन नहीं लेती हूँ और 20 मार्च के बाद और 10 अप्रैल के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो लॉ कुछ नहीं करेगा। गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने ही माना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाइव है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है, तो समझ आया। ठीक है, अब ये हमारे दो तरीके हो गए, समझ आ रहा है ना। अब चलो तीसरा तरीका है हमारा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखो इम्पॉसिबिलिटी, अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन वहाँ पे मिल ही गया होगा। इसके अंदर हम लोग फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे। इम्पॉसिबिलिटी मतलब ये होता है ना कि अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो पाना है मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे सपोज मान लो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। जैसे मैं आपकी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपका और मेरे बीच में किस तरीके का अग्रीमेंट हो, मान लो किताब बेचने का अग्रीमेंट हो, अब वो किताब ही जल जाती है तो मैं आपको किताब बेचूंगी कैसे, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इम्पॉसिबिलिटी का। अब इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल जिसे कि हम लोग प्री कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं सुपरवीनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जो इनिशियल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ने एंटर किया था ना, पार्टीज ने, उसी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट का हो पाना इम्पॉसिबल था। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है ये, है ना, बहुत सारे इलस्ट्रेशन में रहता है कि ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया एक घोड़े को बेचने के लिए। ठीक है, वो जब एग्रीमेंट किया था तब वो घोड़ा मरा हुआ था। तो ये क्या हुआ, जब उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो पाना तभी इम्पॉसिबल था।
था ना इम्पॉसिबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन कभी कभी देखो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, ये ऐसे ही थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ी सी ना वीडियो ना एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब सब आ जाए इसके अंदर, है ना, इस वजह से तो थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। अगर दोनों पार्टीज को पता है, ठीक है, कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म हो पाना, तो अब मान लो दो लोग हैं आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई मैजिक से सोना क्रिएट करेंगे, तो मतलब ये तो अलग ही दुनिया की बात है ना। तो ये तो शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो होगा, वॉइड होगा, ठीक है। अब मान लो पार्टीज को पता नहीं, जैसे घोड़ा मरा हुआ था, दोनों पार्टी को पता ही नहीं था, अग्रीमेंट कर लिया, तो ये भी वॉइड होगा, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल मिस्टेक हो गया। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर को पता है, मान लो आप मेरे साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, है ना, उस हॉर्स को बेचने का, सिर्फ आपको पता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी वजह से मुझे जो लॉस होगा आप वो कंपनसेट करेंगे। देखो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब तो वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने लायक था, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस में या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी चेंज हो गई कि अब उसका परफॉर्म हो पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ छोटा सा। जैसे क्या हुआ कि आपने जो अग्रीमेंट किया, आपका जो था इंटरनेशनल अग्रीमेंट था मान लो, ठीक है, किसी और कंट्री के साथ था। अब मान लो हम उस कंट्री के साथ वॉर में आ गए, ठीक है, तो अब क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। जब मान लो जो आपने एंटर किया था एग्रीमेंट में तब तो नहीं था वॉर, तब तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता था, लेकिन उसके बाद वॉर में आगे कंट्रीज, तो नहीं परफॉर्म हो पाएगा। तो सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कि उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो पाना पॉसिबल नहीं रहता, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो दोनों पार्टीज रहती हैं, दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती है, उन लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उन लोगों के बीच का लीगल रिलेशन खत्म हो जाता है। और अगर किसी पार्टी को किसी तरीके का बेनिफिट हुआ रहता है, ठीक है, मतलब किसी पार्टी को मानो पैसा, किसी ने मानो थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो उस पार्टी की ड्यूटी बनती है कि उसे रिटर्न कर दे, ठीक है, जो भी बेनिफिट किसी पार्टी को मिला वो उसे रिटर्न कर दे। मतलब एक तरीके से कोशिश ये रहती है कि जो पार्टीज की पोजीशन पहले थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, उस पोजीशन पे पार्टीज जो है वापस आ जाए, इसे बोलते हैं स्टेटस को मेंटेन करना, ठीक है। अब ये सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए, मान लो मेरी ही गलती की वजह से कुछ हो रहा है, मान लो सपोज एग्जांपल देती हूँ, मान लो जो था कि कॉन्ट्रैक्ट मार्च में परफॉर्म होना था, ठीक है, मतलब मान लो 30 मार्च तक मेरे पास समय था इसे परफॉर्म करने का, 30 मार्च तक, लेकिन मैं परफॉर्म ही नहीं करती। अब क्या होता है, नेग्लिजेंटली मैं एक्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो अप्रैल में लड़ाई होती है, तो गलती तो मेरी थी ना। अब बाद में ऐसे थोड़ी कहूंगी कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो वर्ड है ना फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंग्लिश लॉ में यूज होता है, ठीक है। ये जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है हमारे इंडियन लॉ में और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंग्लिश लॉ में, हल्का सा फर्क है, उस फर्क को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है, माइनर सा डिफरेंस है। तो अब मैं ये नहीं क्लेम कर सकती गलती तो यहाँ पे मेरी थी ना। इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको इफेक्ट भी समझा दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मान लो एक सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि वो शो होने वाले थे, ठीक है, 6-7 शो होने वाले थे कि वो गाना गाएगी आके। अब मान लो उसकी तबीयत ही खराब हो गई, है ना, मान लो उसे 2-3 शो किए, ठीक है, और बाकी बचे हुए शो भी रह गए, तो क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो अब वो क्या परफॉर्म कर पाएगी, नहीं परफॉर्म कर पाएगी ना। तो क्या हुआ, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों पार्टीज ऑब्लाइज नहीं है ना, जो ओनर होगा मतलब जिसने शो ऑर्गेनाइज कराया होगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर किसी तरीके का बेनिफिट उस सिंगर को मिला होगा, मान लो एडवांस पेमेंट वगैरह जो भी करी होगी, वो सिंगर वापस कर देगी बचे हुए शोज का। चलो अब कुछ ग्राउंड्स देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कौन कौन से ग्राउंड्स पे हो सकता है। तो पहले यही है कि मान लो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, जैसे मैंने आपको उस घोड़े का एग्जाम्पल दिया था, मान लो कि अभी एग्रीमेंट हुआ, बाद में घोड़ा मर गया, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, है ना। और या फिर मान लो सपोज क्या होता है कि कोई एक इवेंट पे डिपेंड कर रहा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा उस पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। जैसे ऐसा था कि कुछ इवेंट होने वाला था, ठीक है, लेकिन मान लो बारिश हो गई, है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद मान लो पार्टी है जो वहीं मर गई या फिर वो इनकेपेबल हो जाती है। यही बात इस केस में भी कही गई है रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन में, है ना। अगला है मान लो गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन को लेके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उस ज़मीन को मिलिट्री पर्पज़ के लिए पार कर लेती है कुछ समय के लिए, ठीक है, मतलब जितने समय मान लो कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, उतने समय के लिए ऑक्यूपाई कर लेती है, तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक केस था, इस केस में क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लैंड को मिलिट्री पर्पस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही तो गवर्नमेंट ने लिया था ना,
कौन सा पूरे हमेशा के लिए ले लिया था कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अगला है वही इंटरवेंशन ऑफ वॉर। अब ना डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन को ना हमेशा ना लोग गलत समझ लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मिस इंटरप्रेट हो जाता है। थोड़ी सी डिफिकल्टी अराइज होती है ना तो समझ लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टीज ये समझ लेते हैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होता है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन ये है, मान लो कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी हो जाती है। मान लो सपोज क्या होता है कि मिल वगैरह का स्ट्राइक नहीं हो जाता, तो अब यार वो तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत, थोड़ी बहुत ही तो दिक्कत है ना, अब उसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया। सही है। अब जैसे एग्जांपल बताती हूँ, क्या हुआ था कि इस केस में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपको जो है एक पर्टिकुलर चीज़ सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें वो मिल ये चीज़ सप्लाई करती रहेगी तो हम आपको वो सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि सर्ट बेल्स ऑफ क्लोथ सप्लाई कर रहे थे, है ना, माना किसी का कपड़ा सप्लाई कर रहे थे। अब क्या होता है, वो मिल उन्हें सप्लाई करना बंद कर देती है, तो अब उसके बाद ये भी सप्लाई करना बंद कर देते हैं। कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल थोड़ी हुआ है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इस पे थोड़ी टिका हुआ था कि वो देगा तो नहीं देगा तो, है ना। फिर अगला है सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला है फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सपोज हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते तो ऐसा होता है ना कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जस्ट बिकॉज एक ऑब्जेक्ट फेल हो चुका है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो गया। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस वाले केस लॉ को भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अगला जो है ये बात करते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो कि हो चुका है। इसको मैं केस लॉ के थ्रू समझाऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्लेम किया जा सकता। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है जिसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। यहाँ पे जो लेसी था उसे, ठीक है, लैंड की पोजीशन दी गई थी, है ना, वहाँ पे मतलब खेती वेती करने के लिए दी गई थी। अब क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है, तो उसकी वजह से सब काम कर नहीं पाता है ना। तो अब उस टाइम जो था ये ट्रांसफ़र हो चुका था, ठीक है, उसे पैसे वैसे दे दिए, तो बाद में कह रहा है अरे मैं तो खेती कर नहीं पाया, मुझे मेरे पैसे वापस करो। ये नहीं अलाउड, है ना, कि अब तो इम्पॉसिबल हो चुका है, नहीं अलाउड। हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट पूरा। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ होता, मान लो आपने पेमेंट नहीं करी होती, तो उस केस में अलाउड था। फिर अगला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें पार्टीज ने ही आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे को आज़ाद कर देते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब यहाँ पे जो पार्टीज ने खुद एग्रीमेंट कर लिया है, तो कोर्ट क्या करेगी बीच में? कोर्ट तो चाहेगी वैसे भी कि मतलब कम ही केस फाइल हो। अब कोर्ट कंपेल थोड़ी करेगी पार्टी को कि नहीं नहीं केस ही फाइल करो, कुछ बदलाव नहीं करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट लो है यार। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। पहला है नोवेशन। नोवेशन क्या होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था ना, उसे हमने हटा दिया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक पूरे नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसमें तो पार्टीज भी नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेम पार्टीज के बीच में ही हो, पार्टीज भी नहीं हो सकती है। और एज सच इसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व रहता, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल देखने से पहले आप ये जान लो कि कंडीशन क्या क्या होते हैं, कि इनोवेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली बात तो ये कि सबकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपका बना है, मतलब जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट किया, वो वैलिड होना चाहिए और एनफोर्सिएबल होना चाहिए। और लास्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बदले नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड होगा ना उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके एक्सपायर होने से पहले ही आप नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए के पास बी का पैसा था और बी के पास सी का पैसा था, तो इन लोगों में आपस में अग्रीमेंट हुआ। तो अब उस अग्रीमेंट में ये हुआ कि जो ए है वो डायरेक्टली अब सी को पैसा देगा। मतलब अब जो ए है वो बी का कर्जदार नहीं है और ना ही तो बी जो है वो सी का कर्जदार है। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, है ना। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट थे ए और बी के बीच में, वो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, अब ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ गया। एक बार इसे पढ़ लो, है ना, एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो वैसे समझ आ जाएगा, है ना, हिंदी ही बोला है। फिर अगला है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब कुछ टर्म्स बदल दिए कॉन्ट्रैक्ट के, पूरा नहीं, थोड़े बहुत टर्म्स बदल दिए, ठीक है। पार्टीज वगैरह इसके अंदर नहीं बदलती है। तीसरा है रेमिशन। इंग्लिश लॉ में से अकॉर्डेंट सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, सपोज क्या होता है कि मैं ना कम में ही, इधर इंसान जो रहता है ना, जो पार्टी रहती है वो कम में ही सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 5,000 रुपये का उधार था, लेकिन यहाँ पे पार्टी क्या करती है, बस 2,000 रुपये लेके छोड़ देती है ना। इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल यही है। मतलब जो थोड़े मतलब थोड़ा ना
लीनियंट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, है ना, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कंप्लाई करते, लीनियंट हो जाते हैं। अरे ऐसा हो जाता है, मान लो आपको आपने किसी अपने दोस्त को उधार दे रखा हो, पता है कि बेचारा एकदम डूब रहा है ना, मान लो आपको आपने तो थोड़े ज़्यादा ही पैसे दे रखे हैं, एकदम ही डूब रहा है, तो जितना देगा उतना तो ले ही लोगे ना, आप क्या करोगे, जो मिल रहा है वही ले लोगे। तो यहाँ पे भी कुछ यही केस है, ठीक है। अब देखो किन किन तरीकों से रेमिशन किया जा सकता है। या तो क्या कहते हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाएगा, है ना, जैसे मानो 1 महीने का समय था लेकिन आपको लग रहा है बेचारा गरीब है, पैसे नहीं दे पा रहा, तो 2 महीने का आप समय दे दो, ठीक है। और सपोज मान लो क्या कहते हैं कि वो आपको पैसा नहीं दे रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आप कहोगे कि चल कोई नहीं, अपनी ज़मीन ही दे दे, है ना, थोड़े समय के लिए, मतलब आप किराया नहीं दोगे आप, और उस ज़मीन को आप मतलब फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगला केस देखते हैं, गोपाल वर्सेस वेंकटा। इस केस में ये कहा गया था कि एक बारी जो रेमिशन है पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, रेमिशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, अब उसके बाद आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो आपने 5,000 रुपये की पेमेंट थी, अब आपने 2,000 एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में आप नहीं कहोगे कि मैं 3,000 रुपये ला, 3,000 रुपये ला, अब बच्चा का खेल थोड़ी है। फिर अगला है रेसिशन, है ना। इसमें क्या होता है कि पार्टीज ना खुद ही कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाते हैं आपस में एग्रीमेंट करके, ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, खेल समाप्त हो जाता है। अब हम भी इस वीडियो का खेल समाप्त करते हैं आखिरी तरीका देख के। आखिरी तरीका क्या है डिस्चार्ज होने का? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे कैसे, मान लो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का कुछ टाइम होगा, लिमिटेशन एक्ट के अंदर टाइम होता है ना, तो मान लो टाइम ही चला गया, लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 3 साल है, और फिर अगला है मान लो एक जो पार्टी है वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। या फिर मान लो एक पार्टी जो है वो अनऑथराइज अल्टरेशन कर देती है, बिना दूसरी पार्टी की कंसल्ट लिए, बिना दूसरी पार्टी को बताए, तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो तो चीज़ है ही नहीं ना, जो चीज़ को लेकर अल्टरेशन हुआ है, मैं तो उस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया था ना, है ना। तो ये बेसिकली हमारे 5 तरीके हैं, समझ आ गया। अब किसी भी तरीके का डाउट वगैरह हो तो पूछना, और चाहते हो कोई और चीज़ इंक्लूड करूँ तो वो भी कर दूंगी, और बताते रहना, ठीक है। पढ़ो, मेहनत करो। ये मैं एक बात बताती हूँ, हार ना कि उस दिन नहीं होती जिस दिन सोसाइटी आपके ऊपर क्वेश्चन उठाती है, हार आपकी एक्चुअल उस दिन होगी जिस दिन आपने खुद से सवाल अपने वर्थ का पूछ लिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडी हार्ड, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।